अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। आज के प्रोग्राम के साथ मैं जन्नत जमशेद आपके सामने हाजिर हूँ। सादिया अफजाल छुट्टियों पर हैं और उनकी अदम मौजूदगी में प्रोग्राम की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। सबसे पहले आज के प्रोग्राम का ब्रेक डाउन आपको बता दें तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम हुकूमत और अपोजिशन जमातों के माबैन होने वाले मुज़ाकरात पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि क्या आने वाले दिनों में मुज़ाकराती अमल खटाई का शिकार होने वाला है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल, अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस पर बात करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपने सिक्योरिटी चैलेंजेस से किस तरह बेहतर अंदाज में नबर्द आजमा हो सकते हैं। पाकिस्तान की सियासत तनज़ुली का शिकार है। हर आने वाला दिन पाकिस्तानी सियासत के लिए कुछ नया लेकर आता है। मुस्तकिल मिजाजी नापैद हो चुकी है। गुज़श्ता 2 हफ्ते से पाकिस्तान की सियासत में मुज़ाकराती अमल का खूब चर्चा हो रहा है। मुज़ाकराती कमेटी में शामिल हुकूमती और अपोजिशन अराकीन की तरफ से खुशगवार बयानात भी देखने में आ रहे हैं। माजी को भूलकर मुस्तकबिल की बात की जा रही है। गुज़श्ता 2 हफ्तों में मुज़ाकराती कमेटी के 2 इजलास हो चुके और आइंदा आने वाले हफ्ते हुकूमत और अपोजिशन के माबैन तीसरा इजलास भी मुतवक्के है। गुज़श्ता 2 अदवार की बैठकों के बाद हम सब मुंतज़िर हैं कि मुज़ाकराती अमल से कुछ मुस्तकबिल की राह निकल सकेगी, कोई मसावाती कमीशन बन सकेगा, माजी की गलतियों को भूलकर मुस्तकबिल की मंजिल पर बात होगी। बात की जाएगी कि किस तरह मिल बैठकर सिक्योरिटी और मौशी चैलेंजेस से निपटा जाएगा। ये वो सवाल हैं जिनकी हम सबको तलाश है, मगर गुज़श्ता 24 घंटों की हेडलाइंस और अखबारी सुर्खियां हौसला अफजा दिखाई नहीं दे रही। मुज़ाकराती अमल खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। एक बार फिर एहसास हो रहा है कि मुज़ाकराती अमल जमूद का शिकार होने वाला है। आने वाला हफ्ता मुज़ाकराती अमल के लिए कुछ बेहतर साबित नहीं होगा और मुज़ाकराती अमल में एक नया डेडलॉक पैदा हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का बयान हमारे सामने वाज़ेह दलील है कि मुज़ाकराती अमल तातुल का शिकार होने वाला है। गुज़श्ता रोज़ असद कैसर ने मीडिया से बात करते हुए वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि मुज़ाकरात के अमल में असल फैसला साजों और स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाए। एस्टैब्लिशमेंट का नाम लिए बगैर उनका कहना था कि जिनके पास फैसला साजी के हकीकी इख्तियारात हैं, उनकी सोच अभी तक कहीं नजर नहीं आई। दूसरी जानिब अगर हुकूमती मौक़िफ़ की बात की जाए तो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सदीकी भी 2 टोक अल्फाज में कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड पेश न किया तो मुज़ाकराती अमल में मुश्किलात आ सकती हैं। जबकि मुज़ाकराती कमेटी में शामिल हुकूमती इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की बात की जाए तो राजा परवेज़ अशरफ का कहना है कि कमेटी एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार है, क्योंकि अपोजिशन के मुतालिबात बशमूल 9 मई का ताल्लुक फौज से है, जबकि अफवाज पाकिस्तान का मौक़िफ़ पहले ही आ चुका है और बहुत वाज़ेह है कि 9 मई का केस मनसूबा साजों की सजाओं तक इंसाफ का अमल मुकम्मल नहीं होगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम अपने मेहमानों के सामने सवाल उठाएंगे कि मुज़ाकराती अमल को कैसे कामयाब बनाया जा सकता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालिबात का हल क्या है, क्या एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लिया जा सकेगा। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन साहब। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है नदीम कुरैशी साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सर आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। सबसे पहले नदीम कुरैशी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी और असद कैसर का वो बयान कोट करूँगी कि उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि मुज़ाकराती अमल में जो फैसला साज हैं उन्हें भी हिस्सादार बनाया जाए और वो भी इस अमल में शिरकत करें। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसलिए अपनी तहरीरी तौर पर जो मुतालिबात हैं वो नहीं रख पा रही क्योंकि वो चाहती है कि जो फैसला साज हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, वो भी इस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं आपसे एक बड़ी वाज़ेह चीज़ अर्ज़ कर दूँ। हम्म। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन मुज़ाकरात के लिए गवर्नमेंट के साथ बैठी है, हमारा इस पे बुनियादी नुक्ता यही है कि चीज़ें खुश उसलूबी से आगे बढ़े। हम्म। और ज़ाहिर है अगर मज़ाकरात में हुकूमत के पास ये इख्तियारात ही ना हों कि वो हमारे मुतालबात को सुनकर, देखकर, पढ़कर, डिस्कस करके उन पे अमल दरामद कर सके, तो फिर हम्म। क्या फ़ायदा इन मज़ाकरात का। हम्म। मैं आज भी यकीन रखता हूँ इस बात का कि दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और पीएमएलएन 40-45 साल से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हम मुख्तलिफ अदवार में हुकूमतों में रहे और इनके तजर्बे से भी किसी को इनकार नहीं है। और बिलखुसूस जो सरदार या सादिक साहब है, स्पीकर नेशनल असम्बली, वो बड़े मुतदिल मिजाज शख्स हैं। हम्म। और बोथ साइड से मैंने इरफान सिद्दीकी साहब का भी बयान सुना, उनकी
जो एलामिया जारी हुआ वो भी उनकी तरफ से सुना, तो बड़ी खुशाइन चीजें हैं। और अगर हुकूमत ये इख्तियारात रखती है कि वो हमारे मुतालबात को कॉन्स्टिट्यूशन और आइन के अंदर रहते हुए माने भी सही, और हमें वो पॉलिटिकल स्पेस भी दे जो हमारा राइट बनता है। ठीक है, 8 फरवरी के इंतखाबात में जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा है, और वो एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है। हमारी उस बात को तो बिलावल जरदारी साहब ने भी इंडोर्स किया। बेनजीर भुट्टो साहबा की जो बरसी थी उस पर जो उन्होंने गुफ्तगू की उसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह कहा कि जी मैं फॉर्म 47 से नहीं हूँ, और जो कुरान फॉर्म 47 से है उनको भी मैं मुखातिब कर रहा हूँ। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की इस बात के बाद तो बड़ी बात वाज़ेह हो गई कि जो मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी है, इस हवाले से कि 8 फरवरी के इंतखाबात में बहुत सारे लोग फॉर्म 47 के जरिए असम्बलियों का पार्ट तो बने। सर कहीं ऐसा तो नहीं है क्योंकि 24 नवंबर के धरने से पहले इस तरह की खबरें थी कि बैकडोर कहीं मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन जो भी 26 नवंबर को हुआ उस दिन के बाद से वो मुज़ाकरात जो हैं वो ख़त्म हो गए, वो बातचीत का सिलसिला ख़त्म हो गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि इस मुज़ाकराती अमल में दोबारा से उनको इंगेज किया जाए, फैसला साजों को, ताकि ये मुज़ाकरात जो हैं वो उनके हक में जाएं या बेहतर हों या नतीजा खेज हों। ऐसा तो नहीं है? नहीं, देखिए, हक में जाना या मुखालफत में जाना वो इशू नहीं है। अच्छा। इशू ये है कि पाकिस्तान का आइन और कानून हम सबको जो राइट्स देता है उनको प्रोटेक्ट होना चाहिए। अच्छा। बतौर सियासी जमात भी, बतौर फर्द भी, बतौर अरकान असेंबली भी, बतौर इंसान भी, बतौर पाकिस्तानी भी। अब जहां पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन होगी, जहां एक कॉल पर अगर कोई एहतजाज की कॉल आती है, आपको पता है जमहूरी माशरों में, जिंदा माशरों में, आजाद माशरों में एहतजाज होते हैं पूरी दुनिया में, पूरे यूरोप में, और किसी भी जगह चले जाएं जहां डेमोक्रेसी है। तो पाकिस्तान में भी बज़ाहिर नाम नहाद डेमोक्रेसी तो है ना जी। और अगर जमात इस्लामी एहतजाज करती है या दीगर जमातें करती हैं तो उनको इजाजत होती है। जब तहरीक इंसाफ किसी भी हवाले से एहतजाज करती है तो बिलखुसूस पंजाब में जो हशर सियासी वर्कर्स का होता है, जो मुकदमात का इंदराज होता है, जिस तरह से गिरफ्तारियां होती हैं, मतलब इमरान खान साहब उनके रुफका की गिरफ्तारियां तो अपनी जगह जी, वो भी मैं समझता हूँ कि सियासी गिरफ्तारियां हैं और सबको मालूम है इस बात का। लेकिन जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ होता है, कम से कम जमहूरी दौर में ऐसा कभी नहीं देखा गया। चलिए तो सर, हमने आज हर भी दौर में ऐसा देखा है कि जो अपोजिशन के रुकन होते हैं उन्हें जेल का सामना करना ही पड़ता है, कैद होना ही पड़ता है। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी सर मौकिफ ले लेती हूँ कि क्या वो भी चाहती है कि इस मुज़ाकराती अमल में एस्टैब्लिशमेंट भी बैठे। तो बैरिस्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। हालांकि राजा परवेज़ अशरफ जो कि साबिक वज़ीर आज़म है, उन्होंने कहा है कि ठीक है एस्टैब्लिशमेंट आए, क्योंकि इस तमाम तर मामलात में 9 मई भी है जिस पर बात होनी है। तो क्या पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि इस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा फैसला साज हों? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पहले खुशाइन वो जमात, वो किसी भी सियासी जमात के साथ ये तैयार नहीं थी, पार्लियामेंट के नहीं करना चाह रही थी, तो उसने मुज़ाकरात की तरफ वो आई है। ये खुशाइन चीज़ है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो शुरू से मुज़ाकरात पे यकीन रखती है। हम हमेशा मुज़ाकरात के जरिए ही सियासत के मामलात करते हैं, और जो सियासी फर्द मुज़ाकरात से इनकार करता है दरअसल वो सियासतदान नहीं होता। तो जहाँ तक रहा एस्टैब्लिशमेंट का, मेरे ख्याल से अभी इब्तदाई मरहला है बिल्कुल, और इसमें गवर्नमेंट का बैठना, अपोजिशन का बैठना बेहतर है। गुफ्तगू की जा सकती है, अगर कोई मामला एस्टैब्लिशमेंट से मुताल्लिका हो तो ज़रूर उसे भी उसमें शामिल किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नज़दीक ज़रूरी है कि पहले मुज़ाकरात का आगाज़ हो, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, दरमियान डेमोक्रेसी की तरफ जाएं। वैसे तो पीटीआई के सरबराह ने डेमोक्रेसी को माना था जब ये साइन हुआ था उसके बाद, लेकिन अब दोबारा से उसका इयादा हो, कमीशन की तरफ जाएं, आगे तमाम जमातें बैठे, इदारे बैठे। लेकिन सर जो बयानबाजी का सिलसिला जारी है दोनों तरफ से, आपको लगता है कि अगर इसी तरह से बयानबाजी का सिलसिला जारी रहा तो ये मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं? देखिए, बयानात तो रंगे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं और गवर्नमेंट ऑपोजिशन है, तो उस पर ये तो नहीं होगा कि बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं होगी। ये सियासत है, लेकिन यही असलूब है सियासतदान का कि वो जहाँ पे एक दूसरे की मुखालिफत रखता है, एक दूसरे के मुखालिफ नजरियात पे अमल करता है, वहाँ पे गुफ्तगू शनीद भी करता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यही चीज होती है कि हुकूमत और अपोजिशन दो मुखालिफ नजरियात रखते हैं,
लेकिन उनके दरमियान चंद फुट का फासला होता है और वो गुफ्तो शनीद भी करते हैं। गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज लेके आती है, अपोजिशन अपनी उस पर देती है तजावीज़। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर बयानात। अच्छा, ठीक है। नदीम है कि मैं तो समझता नदीम कि वो कहते कुरैशी हैं ना कि साहब से बात कर लेते हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि लाइस सियासत में बयानात होते रहते हैं, बयानात चलते रहते हैं, दिए जाते हैं। अच्छा नदीम कुरैशी साहब, आज की डेवलपमेंट ये है कि कल फैसला आना था 190 बिलियन पाउंड केस का, लेकिन खबर ये आई कि उस फैसले को मौखिर कर दिया गया है, कल भी वो फैसला नहीं आएगा। तो इसका मतलब हम क्या समझें? देखिए, मैं आपको एक गुजारिश कर दूं, हमें बहुत सारी ऐसी चीजों को खरीदने की मैं नहीं समझता कि जरूरत हो जो अभी जाहिर ही नहीं हुई। अच्छा। और मैं आज भी यकीन रखता हूं कि कानून और आइन वो वाहिद रास्ता है जो इस सारे खलफशार को, इस सारी कशमकश को, इस सारे माहौल की कशीदगी को कम कर सकता है। अगर जो कानून और आइन मुझे हक देता है, अगर वो मुझे हक मिल जाएगा, तो फिर मेरी बात का, अगर मैं फिर एहतजाज करता हूँ, फिर मेरी बात का असर ही खत्म हो जाएगा। मैं आज भी इस बात का कायल हूं कि बड़े संजीदा मिजाज लोग, जो बड़े तजर्बाकार लोग हैं आज पाकिस्तान की सियासत के ग्राउंड पे, वो लोग मौजूद हैं और बहुत सारे लोग हुकूमत में भी हैं। तो दिस इज द बेस्ट टाइम कि हम इस गुफ्तो शनीद के मामले के जरिए चीजों को इस हद तक ले जाएं कि आने वाले दौर में पाकिस्तान भी अब महज़ब जमहूरी मुमालिक में शुमार हो। बहुत ये सियासी कशमकश हो गई, बहुत एक दूसरे को करार दे दिया गया, बहुत एक दूसरे को पतियानत और झूठा करार दे दिया गया। अब मैं समझता हूँ हमें फैसला वही करना चाहिए जो पाकिस्तान की आवाम करना चाहती है। आवाम से बेहतर जज नहीं हो सकता डेमोक्रेसी में। ये अगर आज हम ये सोचते हैं इस डिजिटल दौर में भी कि आवाम ये फैसला करने की सलाहियत नहीं रखती, तो फिर मैं तो इस बात पर अफसोस का इजहार ही कर सकता हूँ। और मैं जाती तौर पर बड़ा इस बात से तो सर आपने अवाम की बात की है, आपने अवाम की बात की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 2 मुतालिबात अभी तक रखे हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहीं भी जिक्र नहीं किया कि हम चाहते हैं कि दोबारा से इलेक्शन हो। जो 8 फरवरी के इलेक्शन थे वो अवाम का मैंडेट चोरी किया गया है। तो आजकल आप इस बारे में बात नहीं कर रहे, क्या वजह है इसकी? मैं आपसे एक गुजारिश कर दूं, चीजें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे चीजें अनफोल्ड होंगी। अच्छा। अभी बहुत सारे लोग इस बात पर मुतरज थे कि जी तहरीक इंसाफ ने रिटर्न अपने मुतालबात नहीं दिए, तो उसकी वजह यही थी कि इमरान खान साहब चूंकि जेल में है और उनके साथ मुलाकात भी उतनी आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो ज़ाहिर है मुज़ाकराती कमेटी अब उनसे, उनके साथ भी मुशावरत में है, जैसे वो अहकामा देंगे, जैसे वो गाइड करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब भी बहुत हद तक इसमें ऑन बोर्ड है, वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो मुझे यकीन ये है कि वहां से जब तमाम चीजें, अहकाम जारी होंगे और चीजें अनफोल्ड होंगी, तो उसमें ऐसा कुछ, ऐसी बात नहीं है कि ये महंगाई डिस्कस नहीं होगी, इस मुल्क में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है वो डिस्कस नहीं होंगे, आम आदमी की बेहतरी डिस्कस नहीं होगी। ये तो पहला मरहला है कि कह रहे हैं कि पहले बानी की रिहाई होगी, उसके बाद कोई और बात होगी। लेकिन नहीं, हम ये कह रहे हैं कि वो तमाम प्रिजनर्स जो अंडर ट्रायल है, उनको बेल्स मिलने चाहिए, वो आजाद हो। ये लॉ पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई गैर कानूनी बात नहीं कर रहा। जितने भी मुकदमात का इतराज हुआ है उनको सही तरह से इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। और बहुत सारे हुकूमत तो कह रही है कि वो तो अदालतों ने करना है, वो तो हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है, वो तो अदालतों ने फैसले करने हैं। हमारी भी तो यही ख्वाहिश है, यही मुतालबा है कि एक शख्स जो अंडर ट्रायल है और वो जेल में भी है, ठीक है जी, अभी वो उसने कोई जुर्म नहीं किया होता, जुर्म कहीं और सरजद होता है, आप एक मुकदमा दर्ज कर देते हैं। मुल्तान में कोई एहतियाज होता है, मुकदमा इमरान खान साहब पर हो जाता है। पाकिस्तान में कोई एक्टिविटी हो जाती है, उसका जो मुकदमा का इंदराज है वो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे हो जाता है। एक एक शख्स पर एक ही वक्त में 20-20 अजला में मुकदमात हैं। तो ये कौन सा निजाम है, ये कौन कर रहा है? ये अदालतें तो मुकदमा का इंदराज नहीं करवा रही ना, ये हुकूमती मैकेनिज्म ही चल रहा है। तो जब ये सारी चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी, बेहतर हो जाएगा। कारकुनों पे जो ये क्रैक डाउन होता है, तो लेकिन सर जैसा कि आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात आगे बढ़ने चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डेडलाइन दी हुई है कि 31 जनवरी तक हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात जो है वो मुकम्मल हो जाएं, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो चार्टर ऑफ डिमांड भी पेश नहीं कर रही है। तो इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। कल एक अहम फैसला आना था और उस फैसले ने तमाम जो है वो मंजर कशी करनी थी कि आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, लेकिन उस फैसले को मौखिर कर दिया है। इस पर बात कर लेते हैं बैरिस्टर आमिर हसन से। आमिर हसन, बताइएगा कि अल कादिर ट्रस्ट का कल फैसला आना था, लेकिन अब वो फैसला कल नहीं आ रहा, ये
पसी पर्दा चल क्या रहा है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि पसे पर्दा कोई चल रहा है या चलना चाहिए। अदालतें आज़ाद हैं, अदालतों को अपने फैसले खुद करने चाहिए। अच्छा। मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट के प्रेशर जैसे कोई अदालतें फैसले रोकेंगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो निज़ामे अदल के ऊपर सवालात उठेंगे। और देखिए, पाकिस्तान की सियासी तारीख से सबको सबक सीखना चाहिए। हम लोगों को मुकदमे में घसीटा गया। सबसे ज़्यादा मुकदमात पीपल्स पार्टी के खिलाफ बने हैं। हमारी क़यादत दहाइयों तक 2-3 दहाइयों तक मुकदमात में पेश होती रही। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी 30 साला सियासी ज़िंदगी में हमेशा अदालतों के सामने पेश होती रही हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने 14 बेगुनाह कैद काटी है। भुट्टो साहब को शहीद किया गया है, ज़ुल्म किया गया है। लेकिन उसके बावजूद हमने कोई इसे टूल नहीं बनाया कि लेकिन सर हमारे सवाल ये मुकदमात है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि उनके लीडरान पर जुल्म हुआ है, जो कि हुआ है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आजकल जो हो रहा है, आप उसकी हिमायत क्यों कर रहे हैं? आप उस हुकूमत का हिस्सा हैं सर, जो कि ये सब कुछ कर रही है या करवा रही है। पहली बात कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। हम पार्लियामेंट में उसे सपोर्ट दे रहे हैं, एक ही बात कैबिनेट हुई में ना हम सर। नहीं बैठे। उस बात में एक बात नहीं होती है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर 2 मुख्तलिफ बातें हैं। हुकूमत का हिस्सा आप सर तब आज होते आप हैं जब आप हुकूमत से कैबिनेट। अलहदगी इख्तियार कर ले, हुकूमत गिर जाएगी। हाँ, तो यही मैंने कहा ना, पार्लियामेंट में हम सपोर्ट कर रहे हैं। और ये दुनिया भर में, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, क्योंकि हर पार्टी लालच में वजारतें पहले लेती है, फिर इत्तेहाद करती है। लेकिन दुनिया भर में मोतबर सियासी जमातें कई दफा सिर्फ सपोर्ट देती हैं और पॉलिटिकल पार्टी को कहती हैं तो सर दूसरी को आप कि इस आप चीज को अपनी मानते हैं कि पॉलिसीज को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं है? मुझे अगर मौका दे दें तो मैं इसी जी जी। बात को आगे लेके। देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों को हमेशा दीवार के साथ लगाया गया है। और पीटीआई, आप अभी बता रही थी कि जो हाल इन्होंने किया और जिस तरह ये एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे थे और हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो सलूक करते थे, इस लेवल तक गिर गया वजीर आजम कि वो कहता था मैं फ्रिज निकलवाऊंगा, टीवी निकलवाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, बंदूक के निशाने पे रखूंगा। तो हमने तो ऐसा कभी नहीं, पीपल्स पार्टी के दौर में कभी कोई पॉलिटिकल कैदी नहीं हुआ है। ये हमारी तारीख है। बिल्कुल। हम समझते हैं कि सियासी कायदीन के ऊपर मुकदमात नहीं होने चाहिए, लेकिन ये भी नहीं है कि अगर कोई सियासी रहनुमा गलत करेगा तो उस पर वो कानून से बालातर है। तो इसी चीज को देखने के लिए हमने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की जरूरत है। ये मानना पड़ेगा कि अगर पहले मुकदमा जुल्फिकार अली भुट्टो से आप शुरू हो, मोहतरमा से शुरू हो, आसिफ अली जरदारी साहब से शुरू हो, दूसरे सियासी कायदीन से शुरू हो, फिर ये बात की तो नहीं होगी। आज आप पे बनने वाले मुकदमात गलत है, तो जो हम पे बनाए गए जिसपे हमारी जिंदगियां तबाह हो गई, उनके बारे में कौन बात। कंसलिएशन कमीशन बने ताकि पाकिस्तान के अंदर इस चीज को हमेशा के लिए बंद किया जाए कि मुकदमात इसलिए ना बने कि किसी की आर्म ट्विस्टिंग करनी हो, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस टूल को इस्तेमाल करें। ये सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है हमारे खिलाफ जो नैब के मुकदमात थे, ये आर्म ट्विस्टिंग है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन चीजों को नजर रखें, तो उसके लिए ही पॉलिटिकल पार्टीज को बैठना पड़ता है। अगर कोई कल एस्टेब्लिशमेंट के कांधों पे सवार होके और दूसरी सियासी जमातों को गलत कह रहा था, या अगर कोई आज ऐसा करना चाहता है, तो दोनों सूरतों में गलत है। और अगर दोनों सूरतों में गलत है तो हमें देखना पड़ेगा कि ना हमीद गुल और उसके चमचे ठीक थे और ना फैज हमीद और उसके चमचे ठीक थे। इन सबको माजरत करनी पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी, पाकिस्तान के अंदर आगे सियासत को बढ़ाना पड़ेगा। चलिए सर, आपने बहुत अच्छी बातें की हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ ले लेते हैं कि क्या वो ऐसा चाहते हैं, क्योंकि वो तो आज भी कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ बैठे, जिनके हाथों में असल ताकत है वो साथ बैठें तो ये मुज़ाकरात कुछ बेहतर हो सकते हैं। तो सर, आपका बिलीव है इस पर नदीम कुरैशी साहब? आप ऐसा चाहते हैं? आपकी जमात ऐसा चाहती है जैसा कि बैरिस्टर साहब कह रहे हैं? देखिए, मैं आपसे गुजारिश कर दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शुरू दिन से एक ही मौकफ है कि पाकिस्तान इंसाफ के एक कानून के साथ आगे बढ़ सकता है। कोई भी मुआशरा जहां ताकतवर के लिए इंसाफ कुछ और हो और कमजोर के लिए इंसाफ और कानून कुछ और हो, वो मुआशरे नहीं होते, वो हुजूम होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मौके पे आज से 26 साल पहले बनी थी। तहरीक इंसाफ उसका नाम है, तहरीक इंसाफ ही नाम रहेगा, और ये तहरीक भी इंसाफ के लिए है। इसमें जाहिर है हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट तो हमारी इस राय के साथ, वो जाहिर है उनकी राय तो मुतसादिम ही होगी। वो कैसे हमारी राय से अपनी राय मिलाएंगे? जाहिर है वो मुख्तलिफ सोच रखते हैं। लेकिन मुझे आज भी यकीन है इस बात का
कि जो जमहूर की ताकत है वो अवाम है, और अवाम की राय कभी भी गलत नहीं होती। जमहूरी प्रोसेस जब चलता है तो फिल्ट्रेशन का अमल एक ऐसा अमल है जो गैर जरूरी चीजों को साइड पे कर देता है। जाहिर है दुनिया की हर हुकूमत में का किरदार होता है, पाकिस्तान में भी वो किरदार है, लेकिन अब वक्त है कि हम सब लोग अपने अपने किरदार के तय्युन के हवाले से चीजों को वाजे कर लें। क्योंकि अगर हमारा नौजवान, अगर हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, नौजवान पाकिस्तान से भाग रहा है, पाकिस्तान में नया इन्वेस्टर आने पर तैयार नहीं है, भले टीवी की स्क्रीन पर गवर्नमेंट जो भी ऐलान करे, आम आदमी की जिंदगी में अगर बेहतरी नहीं है तो मैं ये इशारिये, ये स्टॉक एक्सचेंज और ये महंगाई सिंगल डिजिट, मैं इनको सर, फिर आपने सियासी बहुत बयानात अच्छी ही बात समझूंगा। की है कि आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर करने की ज़रूरत है और तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर होना होगा अगर वो चाहते हैं कि आवाम की ज़िंदगियों में बेहतरी आए। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आज कह रही है क्या मुस्तकबिल में उस पर अमल करेगी या नहीं। हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बैरिस्टर आमिर हसन साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नदीम कुरैशी साहब ने ज्वाइन किया था। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। रियासती पाकिस्तान को 3 नुमाया चैलेंजेस का सामना है, जिसमें अबतर सिक्योरिटी सूरत हाल, कमज़ोर मईशत और सियासी अदम इस्तेहकाम शामिल हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम पाकिस्तान के बढ़ते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस का तस्करा करेंगे। 3 साल कबल जब अफगान तालिबान ने काबुल का कंट्रोल संभाला था तो ये तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान में अमन कायम होगा और पाकिस्तान की मगरबी सरहद महफूज हो जाएगी, मगर ऐसा ना हो सका। हम गलत थे। मगरबी सरहद आज पहले की निस्बत ज़्यादा गर्म हो चुकी है। अफगान तालिबान हुकूमत पाकिस्तान के निस्बत दहशतगर्द अनासिर की मदद करते हुए दिखाई देते हैं। दहशतगर्द अनासिर सरहद पार से हमारी बका के लिए एक चैलेंज बने हुए हैं। गुज़श्ता 1 साल के दहशतगर्दी के वाक़यात पर नज़र दौड़ाई जाए तो पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान और केपी में सिक्योरिटी सूरत हाल खासी अबतर हो चुकी है और अफवाज पाकिस्तान दुश्मन की तमाम साजिशों को नाकाम बनाने में मसरूफ़ अमल हैं। सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में गुज़श्ता 3 दिन में 2 अहम इजलास हो चुके हैं। पहला SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिससे खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि दहशतगर्दी का सर कुचले बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता और दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करने के लिए इकट्ठा एक पेज पर आना होगा। SIFC के इजलास के बाद नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए एपिक्स कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें सिविल क़यादत के साथ अस्करी क़यादत ने भी शिरकत की। इजलास में पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक अहम फैसले किए गए। गुज़श्ता 1 साल से जारी दहशतगर्दी के वाक़यात को अगर देखा जाए तो साल 2024 में साल 2014 के बाद सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आए, जो हमें इस बात की याद दहानी कराता है कि दहशतगर्दी का नासूर अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल 2023 के 645 दहशतगर्दी वाक़यात की निस्बत साल 2024 में 856 दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आए हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल किसी भी तौर पर इत्मीनान बख्श नहीं है। पाकिस्तान की सलामती और मुस्तकबिल की बका के लिए मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस से नबर्द आज़मा होना वक्त का सबसे अहम तकाजा है, क्योंकि सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होगी तो पाकिस्तान की मईशत बेहतरी का रुख इख्तियार कर सकेगी। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर, मैं यही सवाल सबसे पहले आपके सामने रखूंगी अफ़गानिस्तान के हवाले से कि क्यों अफ़गानिस्तान इस तरह की कार्रवाइयों को सपोर्ट कर रहा है। अफ़गानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है वो क्यों इन शिद्दत पसंदों को, इन दहशतगर्दों को, इन खवारिजियों को सपोर्ट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखिए, हमें ये जो अफगानिस्तान है इसकी डायनामिक्स को समझने की जरूरत है। जैसा कि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हमें जितनी जो दहशतगर्दी की ये जो सर्ज आया है पाकिस्तान में, इस पे एक मेजर रीजन जो है वो अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत की बैड गवर्नेंस, बिल्कुल रादर मैं तो ये कहूंगा कि नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, दैट इज द प्राइम रीजन कि इसके बीच में सर्ज है। देखिए, पाकिस्तान जो है इस वक्त हमें समझने की जरूरत है, जैसे कि आपने अभी बात की कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान एक दहशतगर्दी की लपेट में है, एक शोरिश की लपेट में है और ये विक्टिम हो रहे हैं इस वक्त एक प्रॉक्सी वॉर और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का, जो कि इंडिया वेज कर रहा है थ्रू दिस सॉइल ऑफ अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है
वो खुद भी और उसके साथ उसके जो एफिलिएट्स हैं जिनको वो हार्बर करती है, प्रोटेक्ट करती है, उनको स्पॉन्सर को अपने अवेलेबल होती है टीटीपीज की सूरत में, बीएलए की सूरत में, बीएलएफ की सूरत में, और खुद वो अवेलेबल है एज अ क्लाइंट टू इंडिया. इंडिया इज द स्पॉन्सर ऑफ द स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म एंड स्पॉन्सर ऑफ द प्रॉक्सी वॉर, और ये उसके क्लाइंट्स हैं. और वो विक्टिम कौन है? पाकिस्तान. फिर पाकिस्तान के अंदर भी आप देखते हैं कि उनको काफी सपोर्टर्स, अबेटर्स और यहाँ पे हैंडलर्स मुयस्सर आ जाते हैं जो पाकिस्तान को इंस्टेबल कर रहे हैं. अफगानिस्तान की इस तरह की अफगानिस्तान को जिस शेप में वो चला गया है, अनफॉर्चुनेटली इनकी जो प्लेजेस थी जो दोहा में इन्होंने की थी कि जी वो अफगानिस्तान की सॉइल को किसी खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, उसको मुकम्मल नहीं कर पाए. उसकी वजह यह है कि एक तो वो टीटीपी से उनको एक खौफ है कि अगर हम टीटीपी के खिलाफ, ये पास में हमारे साथ लड़ते रहे हैं, हमारे पार्टनर्स रहे हैं, फिर पख्तून वली का जो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेके आ जाते हैं कि जी ये हमारे दोस्त थे, हमारे साथ इन्होंने शरीक थे उस जंग में जो रशिया के खिलाफ लड़ी गई या अमेरिका के खिलाफ लड़ी गई. तो पख्तून वली हमारी जो ट्रेडिशंस हैं उसके बीच में हम इनको छोड़ नहीं सकते. लेकिन यहाँ पर हमने देखने की जरूरत है कि इसी पख्तून वली में जब पाकिस्तान की जो कुर्बानी है, मुझे ये बताइए आज पाकिस्तान को इसके लोग ये पूछना चाह रहे हैं, दुनिया के ये लोग पूछना चाह रहे हैं, खित्ते के लोग पूछना चाह रहे हैं कि क्या अफगानिस्तान ने रशिया के खिलाफ जो जंग लड़ी थी वो सिर्फ मुजाहिदीन ने लड़ी थी, उनकी वजह से जीत हुई? जो अमेरिका की यहाँ पर मैनेजमेंट की गई या जो और भी एप्लीकेशन थी, उससे पहले पास्ट में देख लीजिए ब्रिटिशर्स की जब यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हुई, वॉर हुई, तो क्या पाकिस्तान के बगैर उन्होंने कोई जंग जीती भी है या पाकिस्तान के बगैर? यही तो सवाल है कि पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान को सपोर्ट किया. जब अफगान वॉर चल रही थी तो आपको याद होगा कि बड़ी तादाद में जो अफगानी है वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन उनको दी, रहने के लिए जगह दी, घर दिया. लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक तासुर था कि तालिबान आएंगे तो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे, चीज़ें बेहतर होंगी. ऐसा क्या गलत हो गया कि या पाकिस्तानी जो पॉलिसी है वो कहाँ पर गलत थी कि वही जो अफगानिस्तान की बुरी हुकूमत है वो अपनी चेक पोस्टें फराहम करती है इन शिद्दत पसंदों को और वो इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ? देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू ये है जन्नत के पाकिस्तान जो है वो ट्रस्ट करता है अपने दोस्तों के ऊपर. पाकिस्तान में कुर्बानी का जज्बा है, पाकिस्तान में इस्लाम जो है या जो कलमे का जो जज्बा है ना वो बहुत भरा हुआ है. वो समझते हैं कि जहां पे भी डेप्रीविएशंस है, जहां पर भी मुसलमानों के खिलाफ एक्शंस हो रहे हैं, चाहे कश्मीर हो, चाहे पैलेस्टाइन हो या अफगानिस्तान हो या मिडिल ईस्ट पे अभी आप देख रहे हैं, तो पाकिस्तान की आवाम के दिल धड़कते हैं और पाकिस्तान की आवाम उनके लिए बहुत फील करती है एज उम्मा के तौर पे, मुसलमान होने के नाते, और वो अपनी हर कुर्बानी देने को तैयार होते हैं. देखिए, हम पाकिस्तानी जो है डिराइव करते हैं, अब जब मक्का से हिजरत हुई तो जैसे मदीने वालों ने वेलकम किया था अपने भाइयों को और स्पेस दी थी, हम अपनी स्पिरिट वहां से डिराइव करते हैं. हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो असूल है या कायदे थे उससे अपने आप को स्ट्रेंथ डिराइव करते हैं. उसी तरह हमने इन अफगान भाइयों को पाकिस्तान में वेलकम किया, इनके लिए कुर्बानियां दी. इसी जंग में पाकिस्तान सफर द मोस्ट एंड पाकिस्तान सेक्रीफाइस द मोस्ट. लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं जो बात कर रहा था पहले भी, पख्तून वली में उनको तालिबान की दोस्ती तो याद आ जाती है लेकिन पाकिस्तान की दोस्ती याद नहीं आ जाती, याद रहती. उसकी वजह यही है कि इकोनॉमिक्स इतनी इन्वॉल्व हो गई है इस टेररिज्म में कि दिस वॉर ऑन टेररिज्म या जो तालिबान है या जो टीटीपीज हैं, अब ये एक बिजनेस के तौर पर जंग को करते हैं. बिजनेस के तौर पे देखें, अबूरी हुकूमत का काम था कि अफगानिस्तान में पीस लाते, अफगानिस्तान के लोगों की तरक्की में काम करते. पाकिस्तान के बगैर मुझे ये पता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अफगानिस्तान की जब मुमकिन ही नहीं है तो कोई भी एक हुकूमत जो आंसरेबल हो अपनी अवाम को, वो कभी ऐसे एक्शन नहीं करेगी इस मुल्क के खिलाफ जहां से उनकी इकोनॉमिक लाइन हो. अब चूंकि गवर्नेंस की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, दिस गवर्नमेंट इज बाय प्रोडक्ट ऑफ द वॉर. ये किसी जमहूरी तरीके से तो हुकूमत बनाई नहीं है इन्होंने, कोई से इलेक्शन से तो आई नहीं है. अच्छा सर, जैसा कि आपने कहा कि अफगानिस्तान की जो मईशत है उसका इन्हसार पाकिस्तान पर है, वजीर आजम साहब ने SIFC की एपिक्स कमेटी के इजलास में बात करते हुए कहा था कि इन दहशतगर्दों को दुश्मन मुमालिक की सपोर्ट हासिल है. कौन है वो दुश्मन पाकिस्तान के? देखिए, मैंने आपको पहले ही बिल्कुल क्लियरली नाम लेके बता दिया कि इंडिया जो है ये प्रॉक्सी वॉर और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के मिक्स की एप्लीकेशन इसने पाकिस्तान के खिलाफ की हुई है. फिर यहाँ से देखिए, अफगानिस्तान एक हब बनता जा रहा है जन्नत, जो हमें समझने की जरूरत है फॉर टेररिज्म इन चाइना, टेररिज्म इन रशिया, टेररिज्म इन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स.
वजह उसकी ये है कि देखिए अमेरिका का मेन कंपटीटर है चाइना। चाइना को वो यहाँ पे रोकना चाहते हैं। अब चाइना कहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहा है? चाइना इन्फ्लुएंस करता है एससीओ के अंदर, रशिया इन्फ्लुएंस करता है एससीओ के अंदर, सेंट्रल रिपब्लिक स्टेट्स है एससीओ के अंदर, फिर बीआरआई जो है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है चाइना की, जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, ये सारा इसी रीजन में है। तो अब यहाँ से अफगानिस्तान के अंदर से ऐसी फोर्सेस मौजूद हैं, ऐसी प्रॉक्सीज मौजूद हैं जो इन लोगों को अवेलेबल होंगी, जिसमें हम अमेरिका भी अब शक की निगाह से देखा जाएगा। तो मैं ये पॉइंट देने का मकसद ये है कि वो देखे पूरा जो एससीओ या बीआरआई को जो चीजें चैलेंज करेंगी प्रॉक्सीज के जरिए, उसकी शक की जो होगी ना जी बात, वो अमेरिका की तरफ जाएगी, वेस्ट की तरफ जाएगी, इंडिया की तरफ तो ऑफ कोर्स जाएगी, क्योंकि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में इंडिया जो है वो अमेरिका का अलाय है। तो अमेरिका को चाहिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए कि इस थ्रेट को समझे। जो भी थ्रेट अफगानिस्तान से, अब न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चाइना, रशिया, सेंट्रल रिपब्लिक और पूरी दुनिया तक ये दोबारा फैलेगा। आईएसआईएस दोबारा यहाँ पे स्ट्रांग होगी, आईएसआईएल स्ट्रांग होगी। आज तो चले टीटीपी हम सफर कर रहे हैं, हम तो नेबर हैं, हम तो यहाँ से नहीं जाते, फिर पूरी दुनिया को आप दोबारा सफर कराना चाहते हैं। तो लोग ये समझेंगे कि जो अभी ट्रम्प की भी जो पॉलिसी फ्यूचर में एंटी वॉर है, वो प्रो पीस भी है कि नहीं है। वो अफगानिस्तान को देखे डिसरेट, डिसऑर्गेनाइज्ड और बुरी तरह उनकी मैशियत, हर चीज तबाही में छोड़कर अमेरिकन गए। वॉर तो खत्म हो गई, लेकिन क्या हमने अमन को अचीव किया, क्या हमने खुशहाली को अचीव किया? वो हमने नहीं किया। तो दिस इज ऑल ऑफ चाइना क्या रोल प्ले कर सकता है? आपने चीनी सरमायाकारी की बात की, क्योंकि चाइना के अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, मुनासिब ताल्लुकात हैं, तो चाइना इस तमाम सूरत हाल में क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है कि वो इस दहशतगर्दी को रोक सके या रुकवा सके? देखिए, चाइना हैज टू बी ऑन द बोर्ड। चाइना, मैंने जैसे अभी बताया है, जैसे और प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी हैं यहाँ पर, जैसे तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट की चीजें हैं, वो ओगर्स के खिलाफ है, सिंकियोंग में वो कराना चाहती हैं, और वो बहुत सारी चीजें हैं जो चाइना को यहाँ से थ्रेटन हो रही है, रशिया को हो रही है, सेंट्रल रिपब्लिक हो रही है। सीपैक के जो प्रोजेक्ट देखे ना जी, अभी बलोचिस्तान में जो टारगेट होता है, जहाँ पे सॉफ्ट टारगेट्स को लेते हैं, मजदूरों को मारते हैं, ये चाइनीज इंजीनियर्स को कराची में मार रहे हैं, तो पाकिस्तान तो विक्टिम है ही है, चाइना भी तो उसका विक्टिम है ना। सीपैक, अगर सीपैक का जो है वो न सिर्फ पाकिस्तान का प्रोग्राम नहीं, ये चाइना और पाकिस्तान का मुश्तरका प्रोग्राम है, ये इस रीजन का प्रोग्राम है। हम सीपैक को आप पाकिस्तान तक महदूद न रखें। जब सीपैक चलेगा, ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव चलेंगे, तो अफगानिस्तान भी तरक्की करेगा, पूरा सेंट्रल एशिया तरक्की करेगा, यूरोप तक आपके कनेक्शन हो रहे हैं, तो रीजन की तरक्की होगी है, पूरा डिप्राइव्ड रीजन है। चाइना की दूसरी जिम्मेदारी है कि क्या हमने इस रीजन को वॉर में रखना है। यूक्रेन रशिया की वॉर हो रही है, जहाँ चाइनीज बॉर्डर पे भी इंडिया के साथ आप देख रहे हैं उनके हालात जिस तरह जा रहे हैं। अच्छा सर, जरा हम अपने घर की भी बात कर लेते हैं, पाकिस्तानी सियासत की बात कर लेते हैं कि स्टेबिलिटी नहीं है पाकिस्तानी सियासत में, तो इसकी वजह से दहशतगर्दी में कितना इजाफा होता है, या इनकी पॉलिसीज की वजह से दहशतगर्दी कितनी बढ़ती है पाकिस्तान में? इस पर आप कमेंट कर दें लास्ट में। देखिए, जब स्टेबिलिटी नहीं होगी, चाहे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, whenever there is any stability, तो क्या होता है कि ब्रीडिंग ग्राउंड्स अवेलेबल हो जाते हैं, डेप्रिवेशंस होती हैं, फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, मौका मिल जाता है दुश्मनों को, एक वीक स्टेट उनको अवेलेबल हो जाती है। तो जब तक हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, हम किसी तरफ नहीं जाएंगे। देखिए, जो भी मिलिट्री स्ट्रेटेजी होती है जन्नत, हमें समझने की जरूरत है कि मिलिट्री स्ट्रेटेजी 30 से 40% ऑफ पॉलिसी का हिस्सा होती है, नेशनल स्ट्रेटेजी का हिस्सा होती है। रेस्ट इज पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड बाकी प्रॉन्ग जो होते हैं। तो जब तक देखिए ना 60-70% बाकी प्रॉन्ग्स ने चीजें करनी है, तब जाके होल ऑफ ए नेशन अप्रोच होती है। अगर आप ये कहेंगे जी बस मिलिट्री ऑपरेशंस, हम दहशतगर्द को तो फौज लड़ लेगी, दहशतगर्द को तो सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ लेंगी, दहशतगर्दी को तो कौम ने लड़ना है, और कौम तब बनती है जब पॉलिटिकली स्टेबल हो, इकोनॉमिकली स्टेबल हो, फोकस्ड हो और विल ऑफ कौम के बीच में लड़ने के लिए। तो लीडरशिप हैज टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। फौज का काम है काइनेटिक ऑपरेशंस करे, मिलिट्री ऑपरेशंस करे, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करे, और गवर्नमेंट का काम होगा कि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ, कंसेंसस के साथ, होल ऑफ नेशन अप्रोच। बिल्कुल सर, सियासी इस्तेहकाम बहुत जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि सीपैक मुकम्मल हो, और पाकिस्तान के दुश्मन इस अज़म पर है कि सीपैक को मुकम्मल ना करें, तो पाकिस्तान में सबको इकट्ठा होना होगा, एक पेज पर आना होगा, ताकि इस दहशतगर्दी का कलाकुमा किया जाए। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। खुदा हाफिज।